नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कक्षा 11 की चित्रकला की पाठ्य पुस्तक भारतीय कला का परिचय भाग 1 का पहला अध्याय प्रागैतिहासिक शैल चित्र। अब जब हम इस अध्याय के नाम को पढ़ते हैं तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि प्रागैतिहासिक शैल चित्र क्या है। और यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र शब्द आया है वह किस उद्देश्य से आया है, तो यहाँ पर हमारे सामने दो शब्द आते हैं, प्रागैतिहासिक और दूसरा है शैल चित्र। अब यहाँ पर इन दो अलग अलग शब्दों का क्या अर्थ है। तो जब हम प्रागैतिहासिक की बात करते हैं तो हम इसे भी वापस से दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग तो हो जाता है प्राक इतिहास, प्राक और इतिहास मतलब कि जो इतिहास है उससे पहले। अब इतिहास क्या, तो जो लिखा गया है, जो बीता हुआ लिखित इतिहास है उसे इतिहास कहते हैं और उससे पहले के समय को प्राक इतिहास कहते हैं। अब दूसरा शब्द यहाँ पर है शैल चित्र। तो शैल चित्र के संदर्भ में जब बात की जाती है तो ये जो शैल चित्र शब्द है, शैल का अर्थ होता है शिलाएं और चित्र का अर्थ होता है चित्र, और इससे यह अर्थ हो जाएगा कि शिलाओं पर बने गए चित्र शैल चित्र कहलाते हैं। अब ऐसे में यदि हम प्रागैतिहासिक शैल चित्र को एक साथ पढ़ने की कोशिश करें, एक साथ समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो हमें यह पता चलता है कि प्राग इतिहास मतलब इतिहास के पहले के बने हुए चित्र। किस पर बने हुए, तो शिला पर बने हुए चित्र। इतिहास के पहले शिलाओं पर बने हुए चित्रों को हम प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब ऐसे में हमें यह भी देखना होता है कि यदि प्रश्न आता है तो हम क्या लिखेंगे। तो यहां पहली लाइन है अत्यंत प्राचीन इतिहास, यानी अत्यंत प्राचीन इतिहास यानी बीते हुए अतीत को जिसके लिए न तो कोई पुस्तक है और न कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्रागैतिहास कहा जाता है। क्या लिखेंगे, अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए न तो कोई पुस्तक है न ही कोई लिखित दस्तावेज, उसे प्रागैतिहास कहते हैं। या इतिहास के पहले के काल को जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में सबसे पहले तो हमने देखा कि अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके न तो कोई पुस्तक उपलब्ध है न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो आगे इस बात को भी ध्यान रखना है कि प्रागैतिहास को ही प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, प्रीहिस्टोरिक टाइम्स। अब यहां मानव किस तरीके से रहता था, कैसे जीवन जीता था, कैसे जीवन यापन करता था। तो मनुष्य जंगलों में रहता था और तब तक मानव ने
विकास नहीं किया था। ऐसे समय में मानव बहुत ही अल्प सामग्री से अपने जीवन यापन को उन्नत किस्म का बनाने का प्रयास करता था। ऐसे में जब इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेत्ता जो पुराने तत्वों को जानता है, पुरानी जानकारियों को जानता है, पुराने इतिहास को जानता है, पुरातत्ववेत्ता के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेषों को ढूंढा है। और हम इन्हीं को देखकर ही यह पता करते हैं कि प्रागैतिहासिक मानव का अस्तित्व क्या था। अब यदि हम इन वस्तुओं को देखते हैं, अर्थात कि औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थल और हड्डियां, तो हमें क्या पता चलता है? इन चीजों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने अच्छा खासा विवरण बनाया है। और इससे पता चलता है कि उस समय का मानव कैसे रहता था, किस प्रकार से रहता था, उसका खाना, पानी, कपड़ा, भोजन, आवास अर्थात कि मकान, वह किस तरीके का होता था। अब यदि मानव इस तरीके से रहता है तो ऐसे में निश्चय ही तय है कि उसने आगे कुछ सोचा होगा। तो ऐसे में क्या सोचा? तो उसने अपने मन की जो भावनाएं हैं, जो विचार है, जब उसकी ये सारी जरूरतें पूरी हो गई तो अपने मन के विचारों को उसने अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया, अपने मन के भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया, मतलब कि बताने का प्रयास किया। और इसके बाद इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए। उनके माध्यम से अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। यह अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसने काफी सारी मदद की समझने में कि मानव कैसे रहता था। क्या? तो चित्र। कौन से चित्र? शिलाओं पर बने हुए चित्र। कौन से चित्र? गुफाओं में बने हुए चित्र। कौन से चित्र? प्रागैतिहासिक चित्र जो कि रेखाओं से बने हुए हैं, रेखा चित्र हैं, दीवारों को आधार बनाकर बनाए गए हैं, अर्थात कि उसका माध्यम कैनवास दीवार है और उस दीवारों पर बने हुए चित्र प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अंतर्गत बनाए जाते हैं, या हम उस प्रागैतिहासिक चित्रों के अंतर्गत रखते हैं और इन्हीं का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। अर्थात कि इनके द्वारा अभिव्यक्त किए गए भाव विचार, इस बात को हमें ध्यान रखना है, उनके द्वारा अभिव्यक्त किए गए भाव विचार। अब थोड़ा सा इस बात पर भी गौर करना है कि मानव ने इन चित्रों को क्यों बनाया, मतलब कि इस प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा जो चित्र बनाए गए उनका उद्देश्य क्या था। तो ऐसे में शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे, जैसे कि हम आजकल डायरी लिखते हैं। अर्थात कि अपनी स्मृति को बनाए रखना, अपनी याददाश्त को बनाए रखना, अपनी याददाश्त से जुड़े हुए चिन्हों को सहेज कर रखना एक कारण यह हो सकता है। तो दूसरा हो सकता है मानव के अंतर मन में या मानव के मन में जो सुंदर होने की भावना है, जो सुंदरता की भावना है, जो सुंदरता से सुंदरता को सामने लाने की भावना है, उसके कारण भी मानव ने ये चित्र बनाए हो सकते हैं।
मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आम तौर पर पुरापाषाण युग यानी कि पुराना पत्थर काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का सबसे पुराना चरण जब मानव ने केवल पाषाण को प्रयोग करना सीखा था, उसे पाषाण काल के नाम से जानते हैं और उसको भी 3 भागों में देखते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ऐसे में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात की गई है वो ये है कि मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण युग यानी कि पुराना पत्थर काल कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाए पुराना पत्थर काल या पुरापाषाण युग किसे कहा जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल के आरंभिक समय को पुराना पत्थर काल या पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब ये चित्र कहाँ मिलते हैं, इन चित्रों का कहाँ पे अस्तित्व है, मानव ने यह चित्र कहाँ बनाए और हमें कहाँ मिले? तो ऐसे में प्रागैतिहासिक चित्रकारियां दुनिया के अनेक भागों में पाई जाती है। हम वास्तव में यह नहीं जानते हैं कि पूर्व पाषाण युग का मानव ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें यह तो पता चलता है कि उत्तर पुरापाषाण काल में भी मानव ने कुछ न कुछ कार्य तो करने का प्रयास किया होगा, जो कि उत्तर पुरापाषाण काल तक आते आते निश्चय ही विकास का चरण बन गया होगा। अर्थात कि मानव ने यहाँ पर आते आते यह सीख लिया होगा कि कैसे कलात्मक कार्य किए जाने हैं। अब यहाँ पर कुछ बात कही गई है कि ऐसी गुफाएं, अनेक गुफाएं जिनकी दीवारों पर जानवरों के सुंदर चित्र बने हुए हैं, जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे, वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों को, दृश्य को चित्रित करते थे। वर्ग, वृत्त, आयत जैसी अनेक ज्यामिति, आकृतियां और प्रतीक भी बनाते थे। ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं। हमें ध्यान रखना है, ऐसे अनेक चित्र हैं जो देखने को मिल जाते हैं। मतलब हम अभी तक प्रश्न कर रहे हैं कि हमें यह चित्र कहाँ पर मिल रहे हैं, तो यह चित्र हमें ऐसी गुफाओं की दीवारें, जानवरों के सुंदर पड़े हुए चित्र और इसके अलावा शिकार से संबंधित जो है वहाँ पर अनेक जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भारत में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1867-68 में। कब? 1867-68 में। किसने की? तो इसकी खोज आर्किबाल्ड कार्लाइल ने की। और कब की? तो स्पेन में जब अल्तामिरा की खोज हुई थी, उससे भी 12 वर्ष पहले की थी। उसके अलावा काकबर्न, एंडरसन, मित्र, पंचानन मित्र नाम है इनका, अमलानंदन घोष, ऐसे आधुनिक अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने उपमहाद्वीप में अनेक स्थल खोजे थे। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय कला को सामने लाने का प्रयास किया है। प्रश्न आ सकता है कि
भारत में शैल चित्रों की खोज कब हुई? तो 1867-68 में तकरीबन हुई। और आर्किबाल्ड कार्लाइल ने अल्तामिरा की जो खोज की थी उससे भी पहले खोज कर ली थी। मतलब कि आर्किबाल्ड कार्लाइल ने भारत में शैल चित्रों की खोज की, वो कहा कब की? तो स्पेन में जो अल्तामिरा है वहां के चित्रों की खोज हुई, उससे 12 वर्ष पहले कर ली थी। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान में हमें कई जगह देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और इसके अतिरिक्त बिहार आदि कई जगह है जहां पर हमें यह चित्र देखने को मिल जाते हैं। हमें उत्तराखंड में जगह है जिसका नाम है कुमाऊं की पहाड़ी। वहां पर भी अनेक ऐसे सुंदर चित्र देखने को मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा के बोरछिना मार्ग पर अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर सुयाल नदी के किनारे लखुड़ियार में पाए गए शैल चित्र भी महत्वपूर्ण हैं। अब ऐसे में हमें याद क्या रखना है? तो हमें प्रश्न आ जाए कि चित्र कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो एक तो याद रख लेना है उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ी। दूसरा जो हमें याद रखना है वह है लखुड़ियार। परीक्षा में आ जाए तो लखुड़ियार को भूलना नहीं है। लखुड़ियार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और लखुड़ियार का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 गुफाएं। अब यहाँ पर 3 प्रकार के चित्र है, ये तकरीबन आगे भी यही काम आएगा। कौन से है? तो मानव चित्र, पशु चित्र और इसके अतिरिक्त ज्यामितीय आकृतियां। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों से बने हुए हैं। मनुष्यों को छड़ी जैसा बनाया गया है। छड़ी जैसा मतलब कि यहाँ पर मैं देखो आपको एक चित्र बना के दिखा रहा हूँ साइड में। अब ये चित्र जो है वो बिल्कुल पतला सा आदमी, यथार्थ में ऐसे आदमी नहीं होते हैं, यथार्थ में ऐसी आकृतियां नहीं होती, बल्कि हम यथार्थ की तरह ही 2 पैर, 2 हाथ और बिल्कुल इस तरीके का जो एक चित्र बनाया गया है, इसे छड़ी के रूप में माना जाता है। इसके अतिरिक्त पशु के चित्र भी यहाँ पर है। थूथन एक जानवर है। उसके अलावा लोमड़ी, छिपकली आदि को भी चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ की विशेषता है, लहरदार रेखाएं, लहरदार रेखाएं और ज्यामितीय डिजाइन, अनेक बिंदुओं का चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यह चित्र काले रंग, सफ़ेद रंग, लाल रंग आदि अनेक प्रकार के रंगों से बनाए गए हैं। यदि प्रश्न आए कि ये जो चित्र है कहाँ के? लखुड़ियार के। कितने प्रकार? लखुड़ियार का अर्थ क्या होता है? 1,00,000 गुफाएं। यहाँ पर कितने प्रकार के चित्र बने हैं? 3 प्रकार के, मूलतः मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियां। किन रंगों से बने हैं? सफ़ेद, काले, लाल रंगों से। कैसी आकृति है? मानव की आकृति कैसी है? तो छड़ी जैसी। पशु आकृतियां कैसी है? तो पशु आकृतियां भी में भी कई आकृतियां हैं, जैसे थूथन, लोमड़ी, छिपकली आदि। इसके अलावा क्या है? लहरदार रेखाएं, ज्यामितीय आकार, इन सभी का भी चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त एक जो यहाँ की विशेष बात है कि मानव आकृतियों को यहाँ पर नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है। देखो यहाँ मैं जो लाइन कर रहा हूँ उस पैराग्राफ को
थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने हुए हैं, अर्थात कि ओवरलैप किए हुए। अब कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बनाए गए हैं का अर्थ क्या हुआ? तो मान लो हमने किसी कागज पर एक चित्र बना के रखा है, उसी पे वापिस उसी कागज पे दूसरा चित्र और बना दिया, उसी कागज पे तीसरा चित्र और बना दिया, मतलब कि एक के ऊपर एक बहुत सारे चित्र बना दिए। तो इस प्रकार इन्होंने भी एक ही दीवार पर एक के ऊपर एक बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया हुआ है। और यह चित्र काले रंगों से बनाए गए हैं, लाल रंगों से बनाए गए हैं, सफ़ेद रंगों से बनाए गए हैं। तो इस प्रकार अनेक ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त कश्मीर में भी ऐसे 2 शिलापट्ट मिलते हैं जिनमें कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। शिलालेख, शिलापट्ट जो हम कह रहे हैं, यहाँ पर वापिस से एक शब्द आ रहा है 2 शिलापट्ट। शिलापट्ट का यहाँ पर प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि हम शैल चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिया। यहाँ पर 3 स्थान महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? तो उन 3 स्थानों में से हैं कुबगुल्लू, पिकलीघौल और टेक्कलकोट्टा। यहाँ भी हमने पहले देखा था जैसे सफ़ेद, काले और लाल रंग से चित्र बने हैं, तो यहाँ पर भी सफ़ेद और लाल रंग से चित्र बने हैं। यहाँ पर भी ज्यामितीय आकार बने हुए हैं। ऐतिहासिक समय से पहले के चित्र जो कि हम कहते हैं प्रागैतिहासिक चित्र, वो देखने में मिलते हैं। यहाँ पर जो एक विशेष बात है वह है सांड, हाथी, सांबर, क्योंकि यह यहाँ के विषय है। विषय का अर्थ किन किन विषयों पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पर सांड को बनाया है, हाथी को बनाया है, सांबर को बनाया है, चिंकारा बनाया, भेड़ बनाई, बकरी बनाई, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल आदि का चित्रण भी बहुत सारा किया गया है। यदि हम वनस्पतियों की बात करें तो बहुत कम चित्रण देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त एक चित्र जिसमें बड़ों बड़ों अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार के अनेक चित्र हैं जो कि मानव के सामान्य जनजीवन से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम थोड़ा सा और आगे देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अब वो आएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सा? तो सबसे पहला तो है मध्य प्रदेश, जिसकी विंध्याचल पर्वतमाला, और दूसरा है उत्तर प्रदेश की कैमूर की पहाड़ी। और जब हम इन पहाड़ियों में देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे स्थल मिल जाते हैं जहाँ पर चित्र बने हुए हैं। और वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि की जगह ऐसी है जहाँ पर गुफाएं भी थी, तो पास में बहती हुई नदी भी थी। तो ऐसे में गुफाएं हैं वो विपरीत परिस्थिति में, जैसे सर्दी हो गई, ज़्यादा ठंड पड़ गई, गर्मी पड़ गई, या बारिश हो गई, बिजली गिरी, तो ऐसे समय में यह लोगों को मदद करती थी कि कैसे रहा जाए, कैसे विपरीत परिस्थितियों से बचा जाए। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों ने अधिक रहना पसंद किया और बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया है। ऐसे में जो सबसे मुख्य उत्तर प्रदेश का एक स्थल है, मध्य प्रदेश का एक स्थल है जिसका नाम है विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित स्थल भीमबेटका, जो कि भोपाल से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है। और इस स्थल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर 800 शैलाश्रय मिलते हैं, जिनमें से 500 शैलाश्रय में चित्र हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि हमने किसी और पुस्तक में पढ़ा तो हो सकता है हमें 800 की जगह 600 शैलाश्रय मिले, और ऐसे चित्र बने हुए शैलाश्रयों की संख्या भी कम मिले। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि आपकी पुस्तक में ये दे रखा है। और दूसरी बात इसको भी ध्यान रखना है
कि जब भी हम किसी क्षेत्र की बात करते हैं तो पहले बड़े स्तर पे बात करते हैं, फिर उसमें छोटे स्तर पे बात करते हैं। तो यहाँ पर 10 वर्ग किलोमीटर का एरिया ले रखा है, और ऐसे में जब बड़े क्षेत्र की बात की है तो ऐसे में हो सकता है कि ज़्यादा शिलाश्रय मिले हो। लेकिन यदि हम इसे कम स्थान के रूप में देखें तो हमें पता चलेगा कि ऐसे समय में शिलाश्रयों की संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर देखना है कि भीमबेटका की खोज किसने की, तो 1957-58 में डॉक्टर वी.एस. वाकणकर द्वारा की गई थी। प्रश्न आ सकता है भीमबेटका की खोज किसने की, तो देख लो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है 1957-58 में डॉक्टर वी.एस. वाकणकर द्वारा की गई है। यह असल में वी.एस. वाकणकर है, वासुदेव श्रीधर वाकणकर, इनके द्वारा ही भीमबेटका के चित्रों की खोज की गई है। अब यहाँ पर भी मानव ने रोजमर्रा की जिंदगी को चित्रित करने का प्रयास किया है, रोजमर्रा की जिंदगी को ही बताया है। उसके अलावा धार्मिक दृश्य, भव्य दृश्य आदि को भी चित्रित किया गया है। शिकार, नृत्य आदि सभी भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शरीर सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा लगाना आदि ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और जब मानव ने इतना सारा कार्य किया उस समय में, मतलब कि इतने सारे विषयों पर चित्र बनाए हैं, तो समझने की बात है कि मानव ने उस समय में जब इतनी तकनीक को काम में लिया है तो किस प्रकार की तकनीक काम में ली है। तो पहला तो यहाँ के चित्रों को कई श्रेणियों में बांटा गया है, इसे ध्यान रखना है। और कई श्रेणियों में बांटा है तो क्या, तो ये ध्यान रखना है कि रेखाचित्र और चित्रकारियों को 7 कालावधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब 7 काल कौन से हैं जिसमें हमें इन्हें वर्गीकृत करना है, तो 7 कालों को हम देखते हैं। सबसे पहला तो है उत्तर पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण युग, तीसरा है ताम्र पाषाण युग। 3 प्रकार के युग मूलतः हो गए। इसके बाद 4 ऐतिहासिक युग और आते हैं, लेकिन यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से क्योंकि हम प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण है वह है उत्तर पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और तीसरा इसी में एक और अंग जिसे हम कहते हैं नवपाषाण युग। आपकी किताब में इसे अंदर ही मिश्रित कर रखा है, हम देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या उत्तर लिखना है। तो ऐसे में हम पहला भाग देख लेते हैं कि जो चित्र है उत्तर पूरा पाषाण काल में वह किस प्रकार के बने हैं। तो उत्तर पूरा पाषाण काल के चित्र गहरी और लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियाँ बनाई गई है। बड़े बड़े जानवर, भैंसे, हाथी, बाघ, गेंडा, सुअर आदि को चित्रित किया गया है। धवन चित्र बनाए गए हैं। अब धवन चित्र क्या है, यहाँ पर एक शब्द आया है धवन चित्र, वाश पेंटिंग। वाश का अर्थ होता है धोना। ऐसे चित्र जिसको बनाकर और धोने का प्रयास किया जाता है, साफ करने का प्रयास किया जाता है, उसके ऊपर फिर चित्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के अनेक चित्र बनते हैं जो वह वाश चित्र कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी जो एक खास बात देखने को मिलती है वह है ज्यामितीय चित्रों का अंकन यहाँ पर भी हुआ है। और शिकारियों से इसका कोई संबंध नहीं है। हरे चित्र नर्तकों के हैं तो लाल चित्र शिकारियों के हैं। हमें इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ कुछ बातें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है एक बार देख लो, बाकी आपका काम आसान हो जाए। अब दूसरा है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, तो मध्य पाषाण काल में पहले जो बड़े बड़े चित्र बने उनकी संख्या छोटे हो गए और चित्रों की जो संख्या है वह बढ़ गई।
चित्र ज़्यादा बने हैं लेकिन आकार छोटा है। शिकार के दृश्य बने हैं, समूह में शिकार के दृश्य, जैसे कांटेदार भाला, नोक, डंडे, तीर, कमान जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार का काम यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जाल फंदा बिछाकर, गड्ढा खोदकर आदि भी प्रयास किया गया है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्त कर सकें। यह है भीमबेटका के चित्र। क्योंकि हम फिलहाल भीमबेटका के चित्रों को ही देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विषय आ रहे हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं, जैसे हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरण, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे जानवरों और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। जानवरों का चित्रण करना इनका प्रिय विषय था। मनुष्यों का द्वारा इनका पीछा करते हुए बताया गया है। कुछ और चित्रों में मनुष्यों को पीछा करते हुए दिखाया गया है, तो कुछ जानवरों के चित्रों में शिकार के दृश्य से संबंधित चित्रण भी देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी हमें यह ध्यान रखना है कि इस समय में मानव के और पशु के संबंध बहुत अच्छे थे, प्यार भरे थे, सौहार्द से भरे थे, वह आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस प्रकार के चित्र यहाँ पर बने हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम स्त्री चित्रण को देखें तो निर्वस्त्र और सवस्त्र चित्रण देखने को मिलता है, और बूढ़े और जवान सभी लोगों को इसमें चित्रण के लिए स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते उछलते कूदते हुए दिखाया गया है, तो सामूहिक नृत्य को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि कैसे काम हुआ। अब यहाँ पर एक और भी बात आई है कि पेड़ों से फल इकट्ठा करते, शहद इकट्ठा करते, अनाज बीनते हुए, खाना बनाते हुए आदि भी चित्रित किया गया है। मतलब कि ये सारे तकरीबन एक ही बातें हैं। और जब भी मनुष्य, स्त्री और बच्चों को चित्रित किया गया है तो इस तरीके से चित्रित किया गया है जैसे महसूस होता है वह एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है। इसके अलावा भीमबेटका में काले, पीले, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों का प्रयोग हुआ है। ये सारे खनिज रंग है, खनिज से प्राप्त होते थे। इसके अलावा हिरमिच रंग, जिसे गेरू भी कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि गेरू क्या है या हिरमिच क्या है, तो आपस में ध्यान रखना है गेरू और हिरमिच दोनों एक ही है, एक रंग है। लाल रंग का नाम है हिरमिच या गेरू। इसके अलावा हरा रंग कैल्ग्रेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था, तो सफ़ेद पत्थर चूने से बनाया जाता था। और खनिज की चट्टान के टुकड़े को कूटकर पाउडर जैसा पीसकर उसमें कोई स्नेहक अर्थात कि गोंद या चिपचिपा पदार्थ मिलाकर और उसको रंग बनाते थे, और फिर डाली आदि से या टहनी आदि से चित्रण कार्य किया जाता था, और इस तरीके से चित्रण कार्य होता था। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यह स्थायी इसलिए है, ये चित्र इतने लंबे समय पर भी नहीं मिटे, क्योंकि इसमें ऑक्साइड, चट्टानों में ऑक्साइड उस समय में मौजूद था। तो ये सारी बातें जो है वह ध्यान रखने की है। बाकी तो यही ध्यान रखना है कि आदि मानव समूह में रहता था, समूह के दृश्य आदि को चित्रित किया है। हाथी, घोड़ा, भैंसे जैसे जो दृश्य है उन्हें चित्रित किया है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक शिकार का दृश्य चित्रित देखने को मिलता है। मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुत अधिक है। भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। यह चित्र है शिकार का दृश्य। एक और चित्र है नृत्य का दृश्य। इसमें एक दूसरे को आपस में हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इस चित्र को भी आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो शिकार का जो दृश्य है उसमें विविध जानवरों का
शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। और एक बात को ध्यान रखना है कि वर्तमान में भी जब हम आदिम जनजाति की बात करते हैं तो वह बिल्कुल सहज सरल जीवन जीती है। तो आप समझ सकते हो कि उस समय की आदिम जनजाति कितना सहज सरल जीवन जीती होगी, तो इसको भी ध्यान रखना है। और बाद में धीरे धीरे मनुष्य ने जानवरों को अपने अधिकार में रखना भी सीख लिया था, तो यह भी बात देखने में आती है। अब एक प्रश्न और आ सकता है कि भीमबेटका में कितने परतों के चित्र बने हैं? तो 20 परतों तक चित्र बने हैं। मतलब कि परत का अर्थ हो गया किसी भी कागज या धरातल पे पहले चित्र बना दिया, फिर सूख गया, उसके ऊपर दूसरा चित्र फिर बना दिया, फिर सूख गया, उसी चित्र के ऊपर तीसरा चित्र और बना दिया। ऐसे क्रमशः करते करते 20 परतों तक चित्र यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये तो रही कुछ बातें प्रागैतिहासिक शैल चित्र की। अब यदि हम प्रागैतिहासिक शैल चित्र की बात करते हैं तो ऐसे में अब यहां पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। आपके विचार से प्रागैतिहासिक काल के लोग अपने चित्रों के लिए विषयों का चुनाव किस प्रकार करते थे? पहला प्रश्न है, आप उत्तर क्या लिखेंगे? प्रश्न का उत्तर जो है मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आप तय करेंगे कि उत्तर क्या लिखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के लोग अपने चित्रों के विषय का चयन, जैसे शिकार के दृश्य, ज्यामितीय, इस प्रकार के, या मानव का चित्र, इस प्रकार के दृश्य चित्रित करते थे। लेकिन क्यों? तो मानव अपने आसपास जो देखता है उसे ही सीखता है, उसे ही बनाता है। ऐसे में यहाँ के प्रागैतिहासिक काल के लोगों ने अपने आसपास के वातावरण में जो जो देखा उसे चित्रित किया। तो क्या चित्रित किया? शिकार के दृश्य, विविध जानवर, उसके अलावा मानव आकृतियाँ, पशु आकृतियाँ, इनको चित्रित किया गया है। तो अब है दूसरा प्रश्न, गुफा चित्रों में मानव आकृतियों की अपेक्षा जानवरों की आकृतियाँ अधिक होने की क्या कारण है? क्योंकि मानव ने अपने आसपास जो देखा उसे चित्रित करने का प्रयास किया। तो ऐसे में जो मानव तो साथ में रहता था, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी वस्तु है जो याददाश्त की दृष्टि से है, तो हो सकता है कि यह कारण भी हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि मानव को जानवरों से विशेष लगाव रहा हो, वह मानव को सहचर के रूप में देखता हो, या मानव ने जानवरों को पालना सीख लिया हो, या जानवरों को सहचर के रूप में देखता हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसको आपने पाठ में पढ़ा और समझा। इसके अलावा इस अध्याय में प्रागैतिहासिक काल के अनेक गुफा चित्र दिए गए हैं। इनमें से कौन सा चित्र आपको सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो इसमें आपको यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उनमें से किसी एक चित्र के बारे में बताना है कि मुझे यह चित्र पसंद है और इसके पीछे कारण क्या है। तो आपको वो कारण लिख देना है कि आपको वो चित्र अच्छा क्यों लगा। आप अपनी भाषा में इसका उत्तर लिख सकते हैं। भीमबेटका के अलावा कौन से प्रमुख स्थल है जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं? इन चित्रों के भिन्न भिन्न पहलू पर इनकी तस्वीरें या रेखा चित्र के साथ एक रिपोर्ट तैयार करें। तो हम यहाँ पर जो बात करते हैं उसमें भीमबेटका के अलावा लखुड़ियार जो है वहाँ पर भी काफ़ी सारे चित्र बने हैं। अल्मोड़ा, कुमायूं में भी बने हैं। इस प्रकार की जो जगह है वहाँ पर अनेक चित्र देखने को मिल जाते हैं। अगला है, आज के समय में चित्र ग्राफिक आदि बनाने के लिए दीवारों का सतह के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है? तो आज भी दीवारों का उपयोग किया जा रहा है। विज्ञापन के लिए किया जा रहा है, चित्र के लिए किया जा रहा है, ग्राफिक के लिए किया जा रहा है, प्रचार के लिए किया जा रहा है, और इसके अलावा अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रकार का काम यहाँ पर देखने को मिलता है। यह था आपकी पुस्तक का पहला अध्याय और यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। आप सभी से मेरा कहना है कि आप इस अध्याय का होमवर्क कर लें और इसके अलावा आप इसे एक पाठ को फिर से अपनी पुस्तक से पढ़ें। आप सभी ने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद।